बैंकिंग शेयरों के दम पर शेयर मार्केट में दूसरे दिन अच्छी रौनक। निफ्टी बैंक में 350 अंकों का जोरदार उछाल। 13 मार्च के ऊपरी स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स भी 40,000 के पार। आज ब्याज माफी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बैंकिंग शेयरों में बहार। 2 दिनों में 11% उछला आईसीआईसीआई बैंक का शेयर। एचडीएफसी बैंक, आरबीएल और बंधन बैंक में भी अच्छी खरीदारी। अप्रैल से अक्टूबर के बीच सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर की बिक्री दोगुना होने से एरएफएल के शेयर ने लगाई 10% की दौड़। आरसीएफ, फैक्ट जैसे दूसरे फर्टिलाइजर शेयर भी 4 से 7% तक उछले। अच्छे नतीजों से 9% भागा कैडिला। दूसरी तिमाही में 13% बढ़ी है कंपनी की आय। दूसरे फार्मा शेयरों में भी मजबूती। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 2% ऊपर। यहाँ पे टैक्सेस ज्यादा बढ़े तो इन्वेस्टर्स और जगह देखेंगे, तो इस कारण इंडिया का उसमें लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है। जियोस्फीयर कैपिटल के अरविंद सेंगर ने बाइडेन की जीत को भारतीय बाजारों के लिए बताया फायदेमंद। कहा, अमेरिका में टैक्स लगने से इमर्जिंग मार्केट्स में आएगी लिक्विडिटी। इंडस्ट्री कर सकती है भारत की तरफ रुख। 2020 में सुझाए शेयरों ने कराई निवेशकों की बम्पर कमाई। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और डीलिंक इंडिया 5 से 6% तक भागे। गुलशन पॉलीऑल्स और कैडिला हेल्थ में भी 9 से 10% का उछाल। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। आज का सौदा बनाने से पहले आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। एफएनओ से जुड़ा सवाल है तो लिखिए #AskAwazFNO। कैश सेगमेंट पर कोई सवाल है तो #AskAwazCash पर भेजें। शो में हमारे साथ जुड़ेंगे नतीजों पर बात करने के लिए सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोडी। आगे हम आपको बताएंगे हर रोज की तरह एक पंड्या का फंडा शेयर और साथ ही शानदार कमाई कराने वाला एक ब्रेकआउट शेयर भी हर रोज की तरह कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा। एक और खास खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, वो भी आगे आपके लिए सुमित लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। एक बारगी चार्ट पे नजर डालते हैं और उसके बाद बाजार की आज की तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। डायरेक्टर साहब, अगर चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो जो मेरी यहाँ खुला हुआ है तो कृपया बताइएगा, तो उसकी बात करेंगे। निफ्टी इस वक्त आप देख सकते हैं दिन के उच्चतम स्तर पे, और निफ्टी बैंक भी। निफ्टी बैंक के लिए खास तौर पे एक अहम मौका है, क्योंकि निफ्टी बैंक इस वक्त अगर आप देखें, जी हाँ, ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो आपको बताएगा मार्च के लोज से जो हमने पूरी तेजी देखी उसमें अब तक का जो हाई हमने सितंबर में बनते हुए देखा था, ये जो आप मोटी सी लकीर अपनी स्क्रीन के बीच में देख रहे हैं, ये देखिए, ये सितंबर के महीने में हमने हाई बनाया था और ये था 25,232 का। पहली बार आज हमने इसको पार किया है, यानी मार्च के लोज के बाद ये नए स्विंग हाई हैं जो आपको निफ्टी बैंक पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी बैंक जो अब तक पीछे चल रहा था, अब देखिए उसने नया स्विंग हाई बना दिया है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि निफ्टी भी अपने 12,000 से ऊपर के लेवल्स हासिल करने की दोबारा से कोशिश कर सकता है। निफ्टी बैंक लीड कर रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। तो ये एक बड़ी अड़चन थी जिसके निकलने का काफी वक्त से इंतजार था, तो निफ्टी बैंक के लिए आज का दिन उस लिहाज से काफी खास हो जाता है। इमीडिएट तौर पर अगर आप देखें तो 25,700, 25,800 तक के टारगेट तुरंत निकलकर सामने आते हैं आजकल के हिसाब से। और लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो अगर ये 25,000 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट बना तो आपको निफ्टी बैंक 27,000 की तरफ रुख करता हुआ नजर आएगा। एक नजर आपको निफ्टी पे भी डालनी चाहिए, और यहां पर ये जो चार्ट आपके सामने अभी स्क्रीन पर खुले हुए हैं ये डेली चार्ट हैं और ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमने आपको शुक्रवार को भी कहा था कि निचले स्तरों पे 11,550 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर मंदी ना करें जब तक ये लेवल नहीं टूटता, और ऐसा ही हुआ। वहां से आपने ये बाउंस पकड़ा है। लेकिन अब अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों के जो हाईज थे, जो हम ऊपर अटक रहे थे करीब 11,750 के आसपास, आज आप उसके ऊपर निकल आए हैं। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहां भी होता हुआ नजर आ रहा है और इमीडिएट टारगेट यहां पर अब 11,825 के करीब बनते हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड सस्टेन करता है और हम 11,825 के ऊपर निकल करके निफ्टी को क्लोज होते हुए देखते हैं, बंद हो जाते हैं 825 के ऊपर, तो 12,000 की तरफ एक और दौड़ देखने को मिल सकती है। हालांकि अमेरिका के चुनाव पर नजर है तो ये लेवल्स आप जरूर नजर में रखें और अपने रिस्क को इसी हिसाब से मैनेज करते हुए चले। लेकिन आज दोनों ही इंडेक्स आपको ब्रेकआउट्स दिखा रहे हैं इतने बड़े इवेंट के पहले, जो कहीं ना कहीं मार्केट का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हमने शायद सारी डर को डिस्काउंट कर लिया है और अब अच्छी खबर को, अब स्थिरता को डिस्काउंट करने का मौका दिखाई दे रहा है। तो बाजार का रुख स्ट्रांग होता हुआ इवेंट के पहले ही, ये अच्छी बात है। मानस, क्या कहेंगे आप?
गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह के सेटअप बैंक निफ्टी के हैं, यहाँ पर शायद हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और कल ही क्लियर हो गया था कि जिस तरह का फ्लैग ब्रेकआउट हमने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखा, तो उसको देख के तो लगता है कि शायद ये रैली कंटिन्यू रहेगी करीब 28,000 तक। उससे पहले कभी भी आपको डिप मिले तो आपको खरीदारी करनी है। सब यहाँ पर बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल क्लियर दिखता है। जहां तक बात निफ्टी की है, देखिए निफ्टी में एक हर्डल था 11,750 का, उसको निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है। लेकिन अभी भी 12,000, 12,050, 12,025 यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखते हैं। आपको छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी में खरीदारी करनी है, जहां आपके स्टॉप लॉस 11,650 के आसपास रहेंगे। और फिलहाल के लिए आपको 12,000 ही के टारगेट सेट करने हैं। जब 12,050 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो उसके बाद हमें बड़े टारगेट सेट करने होंगे। ओके, ठीक है, तो ये आपकी राय। फिलहाल इंडेक्स पे आइए बात करते हैं अब उस स्टॉक की जिसके नतीजे पर हमारी नजर बनी हुई है, और वो स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। आपकी स्क्रीन पर सिटी यूनियन बैंक का शेयर आएगा और कंपनी के मैनेजमेंट से बात करें। इसके पहले एक खास बात मैं आपको बताऊं, सितंबर तिमाही में नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। एनआईएम में 16% की ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी में यानी एनपीए में सुधार देखने को मिला है। और आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए मेरे साथ अब बैंक के एमडी और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोडी जुड़ चुके हैं। कामाकोडी साहब, स्वागत है आपका। दो बातें खास तौर पे देखिए, एनआईआई ग्रोथ 10 क्वार्टर में यानी 2.5 साल में बेहतरीन है, हाईएस्ट है। और एनआईएम अगर मैं देख रहा हूं तो करीब 1.5 साल में 6 क्वार्टर में हाईएस्ट है। ये संकेत बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। क्या ये सस्टेन करेगा दोनों ही, कामाकोडी साहब, ग्रोथ और एनआईएम? अभी the advances growth 30 सितंबर 2019 कंपेयर करता है तो 6% ग्रोथ अभी तक मिला है। एंड ये साल हमारा उम्मीद है वो हायर सिंगल डिजिट में होगा। अभी यील्ड प्रेशर्स है, बट पैरेलली वो कास्ट भी कम हो रहा है, वो मार्जिन अभी मेंटेन हो रहा है। लाइक 3-4 कम से कम अगला साल फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के समय लाइक से 4.1 4.2 तक नेट इंटरेस्ट मार्जिन था, वो अभी भी चल रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 4 के आसपास वो मेंटेन होगा करके हमारा कॉन्फिडेंस है अभी। ओके, अगर आप हमें एक थोड़ा सा अंदाजा दें, ये जो आपके मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है, ये यील्ड बढ़ी है या आपके डिपॉजिट की कॉस्ट कम हो गई है? या वो 25 करोड़ लाइक से इंटरेस्ट इनकम से अभी प्रोविजन भी किया हुआ है फॉर फ्यूचर एनपीए के लिए। वो करने के बाद भी इतना मार्जिन मिला था, वो प्रोविजन नहीं किया है तो 4.3 का ऊपर भी अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिला हुआ है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो लाइक दी ग्रोथ के वजह से वो 4.4 के ऊपर नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी मेंटेन होगा करके हमारा कॉन्फिडेंस है अभी। ओके, अच्छा, आपने प्रोविजन की बात की, मैं वो एनपीए पे ही आ रहा था। आपके ग्रॉस एनपीए 1220 करोड़ पे आए हैं 1346 करोड़ के सामने, तो ये कम हो गए हैं। नेट एनपीए भी कम हुए हैं, परसेंटेज टर्म्स में 3.9 वाला 3.44 हो गया। इसको जरा समझाइए। देखिए, 2-3 चीजें, एक कि अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं होता तो आपके एनपीएस कहां होते। दूसरी बात, अगर आप हमें यह अंदाजा दें कि काफी सारे, चूंकि 6 महीने का मॉरेटोरियम था, तो काफी सारे अकाउंट्स ऐसे होंगे जो अभी 90 डेज पे नहीं आए हैं, लेकिन आगे शायद उनमें 90 डेज का डिफॉल्ट हो सकता है। जो जिन लोगों ने मॉरेटोरियम का फायदा उठाया था उनके भी लिए, और जिन्होंने नहीं भी उठाया उन अकाउंट्स के लिए क्या अपडेट है आपका? वो मॉरेटोरियम 31 अक्टूबर में वो खत्म कर किया है, तो हमारा SMA 2 डिस्क्लोजर के ऊपर अभी 110 करोड़ के आसपास है। वो अभी ये क्वार्टर में एनपीए होगा। सो दैट इज द इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेशन है। सो हमारा एनुअल स्लिपेज रेशियो एक्सपेक्टेशन है कि 3 to 3.5% अभी एक्सपेक्टेशन अभी मार्केट के साथ अभी डिस्क्लोज किया हुआ है। सो वो इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस हम पहले एक्सपेक्ट कर रहा था वो 3 क्वार्टर्स में होगा करके। अभी सितंबर क्वार्टर में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वजह से वो इंक्रीमेंटल स्लिपेज नहीं हुआ। सो वो दी थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के बीच में वो दैट 3 to 3.5% इंक्रीमेंटल स्लिपेज होगा। से ये दी सीक्वेंशियल बेसिस में वो एनपीए का रिडक्शन वो ज़्यादा meaning we cannot take because वो the standstill class अभी भी है। वो standstill class after वो remove होने के बाद ये साल
हमारा एक्सपेक्टेशन वो 3 to 3.5% एनुअलाइज्ड स्लिपेज टू क्लोजिंग एडवांसेस होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशन है अभी। ओके सर, जो हमारे छोटे निवेशक हैं उनको एक बिल्कुल क्लियर अगर समझ में आ जाए उस हिसाब से आप बताएं। जो अभी आंकड़ा 3.44 है, ये दिसंबर और मार्च में ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा आप कहाँ देख रहे हैं? वो लाइक से दैट वो एग्जैक्ट ग्रास और नेट नंबर, वो इंक्रीमेंटल कलेक्शन कितना होगा, वो राइट ऑफ कितना होगा, वो सबके देकर पता होना चाहिए। वो अभी सीधा सीधा नहीं बोल सकता है, बट इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस 3 to 3.5% के बीच में होगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामकोरी, आपका हमारे लिए वक्त निकाला आपने और इन सारे सवालों के जवाब दिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं और उसके बाद वक्त हो चुका है, एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्यन प्रधान उड़ीसा से। आर्यन साहब बताइए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। एक्चुअली मेरे पास एनटीपीसी का नवंबर का फ्यूचर है 4 लॉट। ओके, एनटीपीसी के नवंबर के 4 लॉट आपने ले रखे हैं। स्टॉक तो फिलहाल तेजी में था, आज थोड़ा करेक्शन के मूड में आ गया है। मानस, क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, थोड़ा सरप्राइज में जरूर हुआ आज के मूव को देख के, क्योंकि पैटर्न तो पॉजिटिव है, रिवर्सल के साइन है, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बने रहना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगाने हैं, क्योंकि आज की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे 84 के स्टॉप लॉस रखने हैं और ऊपर की तरफ 96, 97 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 96, 97 के टारगेट आपको यहां पर मुमकिन नजर आते हैं। ये राय आपके लिए फिलहाल आ रही है, तो बने रहिए एक स्टॉप के साथ। आर्यन साहब, आपके लिए ये सलाह फिलहाल बन रही है, ये मुनाफा आपको कमा के देगा। ट्रेड आपने अच्छा किया है। न्यूज के बाद एक तेजी होती है तो फिर थोड़ा सा डिप कभी कभी आ जाता है। चलिए अब मैं बताता हूं आपको मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। और आज का स्टॉक है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर आपको 140 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। स्टॉक पे देखिए तेजी की वजह साफ तौर पे एचडीएफसी, जो इस सेक्टर का दिग्गज है, उसने बहुत ही खोल के साफ कर दी है और यहां से आपको इस पूरे सेक्टर में तेजी नजर आने वाली है। क्यों? इस कंपनी के जो नतीजे हैं वो 11 तारीख को आएंगे, यानी अगले बुधवार को। एनटीपी आपने अभी तक जो एचडीएफसी के नतीजे देखे, पूरे सेक्टर का जो ट्रेंड दिखाई दिया है, वो साफ तौर पे बता रहा है कि जीआईसी हाउसिंग के नतीजे भी काफी शानदार आने वाले हैं। आपको सिर्फ एक अंदाजा अगर मैं दूं, कुछ अहम आंकड़े, एचडीएफसी ने कहा है कि 21% साल दर साल इंडिविजुअल लोन बढ़ गए हैं। 21% साल दर साल इस क्वार्टर के दौरान एप्लीकेशंस बढ़ गए हैं। अगर आप अप्रूवल्स देखें तो वो 31%, 31% बढ़ गए हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोविड का कोई असर बाकी है। और दरअसल साफ तौर पे आप देखिए, पूरे क्वार्टर में 95% लेवल पर डिसबर्सल्स आ गए हैं, यानी कोविड का इंपैक्ट अब केवल 5% बचा है। लेकिन मिस्त्री साहब को आपने सुना होगा, सुबह वो चैनल पर जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दरअसल सितंबर में प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल चुके हैं, साल दर साल ग्रोथ आई है और इस क्वार्टर में उम्मीद करते हैं कि वो ग्रोथ आगे दिखाएंगे। यानी कोविड का पूरा असर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे अगस्त में खत्म हो चुका है और अब ये सेक्टर यहां से नई तेजी पकड़ रहा है। एचडीएफसी जो मार्केट लीडर है वो ये राय दे रहे हैं, तो जाहिर है कि तमाम कंपनियों के लिए बहुत अच्छी बात है। खास बात आपने पूरी कमेंट्री में एचडीएफसी में सुना होगा और मैं वो आंकड़े आपको बता भी रहा हूं। इंडिविजुअल लोन्स में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और वो जो रिटेल का सेगमेंट है, जो जीआईसी जैसी कंपनियों का फोकस एरिया है, वहां पर आप बड़ी तेजी आते हुए देख रहे हैं, वहां पे बड़ी डिमांड आते हुए देख रहे हैं। एक और आंकड़ा, मुंबई में 36% रजिस्ट्रेशन पिछले महीने बढ़े हैं फेस्टिव सीजन के दौरान। 36% रजिस्ट्रेशन साल दर साल बढ़ने का मतलब है कि हाउसिंग की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये जो है चीपेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। रिटेल सेक्टर और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की तेजी का पूरा फायदा आपको यहां पे मिल रहा है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं पीएसयूज की एक री रेटिंग हो रही है। इस समय पीएसयू बैंकिंग स्टॉक देखिए ज्यादा तेज रफ्तार के साथ आपको चलते हुए नजर आएंगे। पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो निफ्टी बैंक को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पे वैल्यूएशन काफी ज्यादा है और डर जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे ये वैल्यूएशन का कैचअप आप होते हुए देख रहे हैं। तो इस कंपनी में आप जानते हैं जीआईसी री इसकी प्रोमोटर है, इसलिए इसका नाम जीआईसी हाउसिंग है। दूसरे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी इनमें हिस्सेदारी है। ये स्टॉक खासतौर पे मुझे क्यों पसंद आता है, देखिए 72% बोरोवर्स जो है वो सैलरीड हैं। बिल्डर्स का एक्सपोजर यहां पे नहीं है। करीब करीब 75 से 80% एक्सपोजर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है, जो लो रिस्क सेगमेंट है। और अगर आप इसके लेवल्स देखें, 180 रुपए का हाई इसने इसी साल दिखाया था,
इस साल के हाई से भी अभी ये 75 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, करीब करीब 30-35% नीचे। तो उतनी अपसाइड तो बिल्कुल साफ तौर पे बनती है। 52 वीक हाई 284 था, वहां से तो ये काफी सस्ता दिखाई देता है। लाइफ हाई की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो 600 रुपए के ऊपर है, लेकिन वैल्यूएशन देखिए 227 रुपए की बुक वैल्यू है, वहां से भी अभी ये आधा है। तो अपनी बुक वैल्यू तक तो ये कम से कम लौटेगा ग्रेजुअली। कुछ क्वार्टर्स लगेंगे, कुछ साल लगेंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहां पर अपग्रेड करने के मौके हमें लगातार नजर आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आपको इस समय अगर इस सेक्टर पे, हाउसिंग की इस रिकवरी पे बेट करना है तो जीआईसी हाउसिंग एक बेहतरीन मौका आपको दे रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इनका कारोबार 5 गुना हुआ है। बुक वैल्यू, नेटवर्थ, ये भी सब करीब करीब इसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियां जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती हैं अपने कामकाज के मामले में, उनमें यह स्टॉक शामिल है। और इस सेक्टर में इस वक्त आप चूंकि एक बॉटम को प्ले कर रहे हैं, तो जाहिर है कि यहां से आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसके नतीजे पर बेट करना चाहते हैं ट्रेडर्स, तो वो 11 तारीख तक के लिए अच्छे नतीजे आएंगे, इस उम्मीद में यहां पर ट्रेडिंग की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि लंबा नजरिया रखिए, 11 तारीख के बाद आपको फिर ये स्टॉक लेने का मौका दोबारा निचले स्तरों पे मिलना मुश्किल है, क्योंकि नतीजे काफी शानदार होंगे। उस लिहाज से आपको 140 के इमीडिएट टारगेट और 180, 250 तक के जो हाईज इन्हें पहले छुए हैं, वो लेवल्स ध्यान में रखते हुए पोजीशन बनानी चाहिए। मानस, क्या राय देते हैं आप, चार्ट्स पे बताइए। देखिए, सबसे पॉजिटिव ये है कि लगातार स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज का अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे आज का लेवल देखें तो वो ब्रेकआउट लेवल है, और अब इसके बाद शायद हमें पहला टारगेट 114 का और उसके बाद 126 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको खरीदारी करनी है, नजरिया बड़ा हो तो 96 का स्टॉप लॉस रखें, अगर 1 से 2 दिनों के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो 101 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, आप अपने हिसाब से तय कीजिए, लेकिन मानस कह रहे हैं कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो हर नजरिए से आपके लिए यहां पर इस समय ये तेजी का कॉल सामने आता हुआ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मनोज कुमार दुर्गापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी बताइए, क्या है आपका स्टॉक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मेरे पास एनबीसीसी के 1000 शेयर्स हैं 23.5 के रेट पे, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, क्या आप एनबीसीसी 2350, ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा था स्टॉक, लेकिन लगातार अंडर परफॉर्मर हो चुका है। मानस, दरअसल काफी वक्त से, हाल के दिनों में एक बात मुझे नजर आई है, आप चार्ट तो आप देख रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली इनको नए प्रोजेक्ट इनके हाथ लगे हैं, सरकार की ओर से नए अप्रूवल्स हाथ लगे हैं, फिर भी स्टॉक ने परफॉर्म करके दिया नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन्हें बने रहना चाहिए या दूसरा विकल्प ढूंढ ले? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बॉटम जरूर 21 रुपए के आसपास दिखता है, वहां पर शायद उसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, बट पैटर्न पॉजिटिव नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ से बेहतर रहेगा कि आप निकल जाएं। कभी भी उछाल मिले तो आप वहां पर निकले, और अगर जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है जहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी स्पेस में जाना चाहते हैं तो आप रियल्टी स्पेस की तरफ देखिए, काफी ऐसे स्टॉक है। अगर आप शोभा देखिए तो वहां पर स्ट्रेंथ दिखती है, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए तो वहां पर स्ट्रेंथ दिखती है, डीएलएफ देखिए तो वहां पर स्ट्रेंथ दिखती है, तो वहां पर निवेश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल मनोज जी, ये बहुत ही अहम बात है जो मानस आपको बता रहे हैं कि अच्छे स्टॉक्स पे आप निवेश कीजिए, जहां स्ट्रेंथ है, जहां पे तेजी है, और कमजोर शेयर है ये यहां से निकलिए। यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपका पैसा फंसा हुआ है बिना वजह, ये बात साफ तौर पे ध्यान में रखें। ये स्टॉक आपको शायद जल्दी परफॉर्म करके नहीं देगा। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल लेते हैं जो ट्विटर पे लगातार हमारे सामने आ रहे हैं, और इस वक्त जो पहला सवाल हमारे पास आ रहा है ट्विटर पे, वो मैं आपको बताता हूं। औरोबिंदो फार्मा पे ये कॉल आती हुई फिलहाल ये आ रही है मनीष जी की ओर से, इनका मैं इतना ही नाम पढ़ पा रहा हूं। औरोबिंदो फार्मा के पुट ऑप्शन 650 के स्ट्राइक वाले, क्या कॉल देंगे आप मानस इस स्टॉक पे? देखिए, पुट ऑप्शन लिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत दूर का है, 650 तो बहुत नीचे के लेवल्स के पुट लिए हुए हैं। इतनी मंदी तो नहीं लगती स्टॉक में, बट ट्रेंड वीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम 725 के लेवल्स जल्दी देखेंगे, लेकिन 650 तक के लेवल्स को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि बेहतर रहेगा कि जब इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिले तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। अच्छा, इन्होंने 650 का पुट लिया है यहाँ पर। दरअसल हमने कल 720 का पुट लेने की राय दी थी, क्योंकि ये स्टॉक देखिए वीक है, साफ तौर पे टॉप आउट हुआ है। तो अगर कोई रीजनेबल लेवल का पुट है 720 या 740 का, तो आप क्या राय देंगे मानस? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रदीप जी की ये ट्रेंड यहाँ पर वीक है, और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो 725, इसलिए मैंने 725 का नंबर दिया क्योंकि वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो टेस्ट होगा क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है।
ओके, तो ये राय आपके लिए सामने आती हुई। बेहतर स्ट्रैटेजी रखिए और उस लेवल तक के लिए अगर उसके करीब, अगर आपने टाइपो से गलती से बहुत दूर का पुट लिख दिया है और आपके पास करीब वाली पोजीशन है तो आप रह सकते हैं, इतनी दूर का है तो उस पर मुनाफा मिलना मुश्किल है। ये राय आपके लिए आती हुई। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आज का मेरा ब्रेकआउट स्टॉक। वो ब्रेकआउट स्टॉक है अमर राजा बैटरीज और आपको खरीदारी की राय दी जा रही है 820 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन। ये मैंने देखा था अंतिम बार करीब 16 रुपए के आसपास था, तो आपको 10 रुपए पे स्टॉप लगाना है। 24 रुपए और 30 रुपए इन दो टारगेट के साथ आप अमर राजा बैटरीज पे ये ट्रेड ले सकते हैं। आज आप देखिए यहां पे किस तरह की खरीदारी दिख रही है। इस स्ट्राइक पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 5-6 गुना हो गया है और अगर आप देखिए तो ये स्ट्राइक कोई बहुत दूर नहीं है, सिर्फ हम 40 रुपए ऊपर के लेवल की यहां पर बात कर रहे हैं, 820 के स्ट्राइक की जो हम बात कर रहे हैं। और इस स्टॉक के लिए 4% सिर्फ होता है, जो कि बहुत ही आसानी से आप इतने स्विंग देख लेते हैं। पिछले 2 दिनों में ही आपने इतना स्विंग देख लिया है, तो काफी करीब का एक बहुत ही सेफ आपके लिए ऑप्शन बनता है। और जिस तरह का मोमेंटम है, डायरेक्टर साहब मेरे चार्ट अगर आप स्क्रीन पर लाएंगे तो मैं दिखाना चाहता हूं। ये स्टॉक देखिए आज लगातार तीसरा दिन 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर गुजार रहा है। और मानस जी जैसे तमाम टेक्निकल एनालिस्ट से अगर आप पूछेंगे कि आप 200 दिन का ब्रेकआउट कैसे गिनते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि 3 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो उसका कंफर्मेशन हो जाता है। तो वो कंफर्मेशन आज मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि मैंने इसको चुना है। देखिए इसके पहले हमने इसी एवरेज को पार करने की कोशिश की थी जनवरी में, जी हाँ जनवरी में, और हम फेल हुए थे। और उसके बाद अब आपको ये डिसाइसिवली बॉटम बनने के संकेत साफ तौर पे और नई तेजी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं अमर राजा बैटरीज पे, जिसके चलते आपको खरीदारी की यह कॉल दी जा रही है 820 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन। मानस आपकी राय? देखिए मेरा समझना यह है कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है और अगर एक बार 800 रुपए के लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो शायद ये स्टॉक पकड़ने को नहीं मिलेगा। उसके बाद सीधे जो टारगेट आते हैं वो 880 और 900 के बीच में आते हैं। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो अभी करना है, करंट लेवल्स पे आपको खरीदारी करनी है। कैश के लेवल्स के मैं आपको स्टॉप लॉस बताता हूँ 765, ये आपको स्टॉप लॉस रखना है। थोड़े से अगर 1 से 2 हफ्ते की बात करो, देखिए अभी पूरा मंथ है, तो अगर आप थोड़ा सा दूर के कॉल ऑप्शन भी बाय करते हैं तो वहां पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और 800 रुपए के लेवल जैसे मैंने पहले बोला, ब्रेक होने के बाद तो शायद मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ध्यान में रखिए आपको अभी अभी तुरंत यहां पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है मानस की ओर से। वो कह रहे हैं एक बार यहां पर ये ब्रेकआउट और आगे बढ़ गया एक दिन और तो फिर आपको खरीदारी मुश्किल होगी। और आपको इसका मतलब ये समझिए कि ये जो स्ट्राइक हमने चुना है इस तरीके से कि आपको जल्दी यहां पर मुनाफा मिलता हुआ नजर आएगा और आपको ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो जल्दी ही इन द मनी हो जाएगा। तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई अमर राजा बैटरीज 820 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। एक अहम खबर इस पर नजर डाल लेते हैं। फ्यूचर रिटेल और RIL की डील पर सिंगापुर आर्बिट्रेटर के ऑर्डर को लेकर फ्यूचर रिटेल ने एक्सचेंजेस को अपना जवाब भेज दिया है। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पूरी खबर के साथ। सुमित बताइए। देखिए पहले लगातार इसमें अपडेट्स आ रहे हैं। 1 तारीख को एक फ्यूचर रिटेल ने एक्सचेंज को नोटिस दिया था। उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि आर्बिट्रेटर के इस जवाब के ऊपर कंपनी ने एक केविएट भी दाखिल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। इस ऑर्डर के ऊपर ये लागू ना हो इसके ऊपर फ्यूचर रिटेल ने एक केविएट दाखिल किया। और ये वैसे तो एहतियात के तौर पर पूरा केविएट दाखिल किया गया है। अगर इसके बैकग्राउंडर को देखेंगे तो फ्यूचर रिटेल ने ये बात एक्सचेंजेस में नोटिफाई कर दी थी कि अमेजन जो भी यहाँ पर तथ्य रख रहा है वो तथ्य वैलिडेट नहीं है, मिसलीडिंग है। और करीब करीब 1431 करोड़ रुपए की जो बातचीत की जा रही है वो भी यहाँ पर मिसलीडिंग है, वो भी किसी तरह की देनदारी नहीं बढ़ती है। इसके अलावा जो भी करार किया गया है वो करार भी फ्यूचर रिटेल के प्रमोटर के साथ यानी कि फ्यूचर कूपन्स के साथ किया गया। उसमें फ्यूचर रिटेल की भी बहुत ज्यादा लायबिलिटी नहीं बनती और जो भी सिंगापुर आर्बिट्रेटर की बातचीत है वो भारत में वैलिडेट भी नहीं है। तो ऐसी कई चीजें जो कि वो पहले ही एक्सचेंज को नोटिफाई कर चुके हैं। और उस नोटिफिकेशन के बाद आज जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो ये कि फ्यूचर ग्रुप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केविएट दाखिल कर दिया है। और ये अमेजन की जो अर्जी है उसके दाखिल होने से पहले एक केविएट दाखिल किया गया और साथ ही साथ एहतियात के तौर पे इस केविएट को दाखिल किया गया। तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं इस पूरे स्पेस में, आप उसके ऊपर नजर रखें। और उससे ठीक पहले फ्यूचर रिटेल फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ। ओके, तो ये डिटेल्स फिलहाल आपके लिए सामने आते हुए फ्यूचर रिटेल का जवाब यहां पर इस मामले पे जो उन्होंने एक्सचेंजेस को भेजा और साथ ही साथ अदालत की भी खिड़की इन्होंने खटखटाई। इस बीच एक खबर आ रही है उस पर नजर डालिए। सॉलिसिटर जनरल ने इंटरेस्ट वेवर मामले में वक्त मांगा है। हमें ऐसा लग रहा था कि सरकार की ओर से तो पूरी तैयारी है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि दूसरे केस में व्यस्त होने के कारण वो वक्त मांग रहे हैं, यानी आज शायद उनके लिए
अपीयर होना मुश्किल है इस सुनवाई में, ये बात है दरअसल, जो कि शेड्यूलिंग का इशू कह सकते हैं आप। तो अब 5 नवंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। ये सुनवाई हो जाती तो अच्छा था, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल नहीं पहुंचे, इसलिए सुनवाई नहीं होगी। निफ्टी बैंक पर एक बार की नजर डालिए। हालांकि बहुत चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है और सरकार को जो नोटिफिकेशन देने थे कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो उन्होंने फाइल कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट को कोई भी दिक्कत होने वाली है 5 तारीख को इस पर एक फाइनल व्यू लेने में। लेकिन आज ये खबर अब आपके सामने नहीं आएगी। आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोहर नहीं लगेगी इंटरेस्ट वेवर केस पे और अनिश्चितताएं जो हैं वो बनी रहेंगी। ये थोड़ी सी खबर आपके सामने आती हुई। फिलहाल निफ्टी बैंक दिन के हाईस पे, पीएसयू बैंक इंडेक्स भी आपके सामने रहना चाहिए, जहां पर आप तेजी का रुख देख रहे हैं। जाते जाते डायरेक्टर साहब, वो अमर राजा बैटरीज 820 का कॉल एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि यहां पर मैंने 18 रुपए के ऊपर निकलते हुए इसको देखा था जब हम बात कर रहे थे दूसरी खबरों की। ये देखिए दिन के हाईस पर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ और ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। जी हाँ, 18 रुपए का लेवल, ठीक मैंने इसके भी ऊपर के लेवल्स आते हुए देखे तो ये दिन के हाईस पर पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद सबसे बड़ा गेम शो खिलाड़ी नंबर 1, 3 एक्सपर्ट्स के बीच दमदार मुकाबला हर्षदा के साथ। विश्वास, पक्षी को अपने पंखों पर, बच्चों को अपनी मां पर, भारतीयों को स्टार हेल्थ पर।